हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हमने जो न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए हैं वो एच.सी. वर्मा वॉल्यूम 2 चैप्टर 39 ऑल्टरनेटिंग करंट की बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ 50 हर्ट्ज ऑल्टरनेटिंग करंट टू चेंज इट्स वैल्यू फ्रॉम 0 टू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। सबसे पहले हमें ऑल्टरनेटिंग करंट वर्ड देखते ही ये समझ में आ गया है कि हमें चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट से इस कंसेप्ट के बारे में सोचना शुरू करना है। तो फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड मतलब हमें बेसिकली क्वेश्चन में क्या चाहिए, टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ 50 हर्ट्ज ऑल्टरनेटिंग करंट। 50 हर्ट्ज से पता चला कि ये फ्रीक्वेंसी है, तो ये फ्रीक्वेंसी है न्यू, जिसे हम एफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल एफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू चेंज हो रही है 0 टू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो 0 वैल्यू है पहले ऑल्टरनेटिंग करंट की और फिर उसकी वैल्यू है रूट मीन स्क्वायर। और हमें ये पता करना है कि कितना टाइम लगा करंट को 0 वैल्यू से रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पे जाने में। तो इसका मतलब पहले हमें कुछ इनिशियल टाइम कैलकुलेट करना होगा, फिर कुछ फाइनल टाइम कैलकुलेट करना होगा, फिर उसको माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना टाइम लगा करंट को 0 वैल्यू से रूट मीन स्क्वायर वैल्यू तक जाने में। क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट है, सोल्यूशन पे चलते हैं। तो करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट के केस में हम करंट को कैसे लिख सकते हैं, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए करंट की वैल्यू को हम इस तरह से लिख सकते हैं, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब हमें क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी म्यू लिख लीजिए या एफ लिख लीजिए, तो वो 50 हर्ट्ज है। तो ओमेगा हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो 2 पाई टाइम्स न्यू करेंगे तो वो हमें ओमेगा मिल जाएगा। और 2 इंटू पाई इंटू न्यू मतलब 50, सो ये मेरे पास बन गया 100 पाई। सो ओमेगा की वैल्यू बन गई 100 पाई। सो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और इक्वेशन नंबर 2 हम कैसे लिख रहे हैं, इक्वेशन 1 में ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 बिकम्स I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा की जगह क्या लिखा, 100 पाई। सो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 100 पाई टी। सो इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास जो इस क्वेश्चन में करंट के साथ हम डील कर रहे हैं वो ये इक्वेशन होगी, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज गिवन थी। उस 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हुए जो करंट हमें मिला वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम इस करंट के साथ डील करेंगे। अब इस करंट के साथ डील क्या करना है, ये करंट एक बार पहले 0 होता है और उसके बाद वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पे जाता है। सो इस करंट को हम पहले 0 के इक्वेट करेंगे और फिर उसके बाद हम इसे इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू लिखेंगे। सो हमारे पास करंट की इक्वेशन आ चुकी है, आई नॉट साइन 100 पाई टी। अब हमें इस करंट को पहले क्या करना है, 0। अब हमें इस करंट को 0 करना है, मतलब हमें पहले I को 0 करना है। सो फर्स्ट केस में करंट की वैल्यू ली 0, सिचुएशन 1 में करंट पहले लिया 0, करंट 0 लेंगे, I की वैल्यू 0, तो ये बन जाएगा 0 इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन 100 पाई टी। करंट को 0 लेना है, तो I को 0, आई नॉट साइन 100 पाई टी। अब आई नॉट 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है कि साइन ऑफ 100 पाई इंटू टी 0 होगा। अब ये 0 है तो ये साइन की कौन सी वैल्यू 0 होती है, साइन ऑफ 0 डिग्रीज 0 होता है। सो इसका मतलब ये है कि ये एंगल्स इक्वल करने पे 100 पाई इंटू टी हमें 0 मिला। इससे क्या पता चला, 100 और पाई 0 नहीं हो सकते, इसका मतलब टी 0 है। ठीक है, टी 0 हमें मिला। अब देखो हमने करंट 0 लिया था, वो टी 0 पे आ रहा था। करंट 0 इनिशियल सिचुएशन है, तो इनिशियल टाइम मेरे पास कितना आया, 0। इसका मतलब हमें टाइम के लिए ही बात करनी है ना, टाइम रिक्वायर्ड फॉर अल्टरनेटिंग करंट टू चेंज इट्स वैल्यू फ्रॉम 0 टू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब करंट 0 किस टाइम पे है, 0 टाइम पे है, तो उसको हम इनिशियल सिचुएशन कह देते हैं। तो I 0 है, टी इनिशियल 0 पे।
अब सेकंड सिचुएशन में उसने क्या कहा है, करंट जीरो से कौन सी वैल्यू पे जा रहा है, करंट जीरो से रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पे जा रहा है। तो पहले हमने इक्वेशन 2 के लिए आई को लिखा था जीरो, अब हम इक्वेशन 2 में आई को क्या लिखेंगे, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, जीरो कर लिया, अब रूट मीन स्क्वायर के लिए बात करें। अब सिचुएशन 2 या केस 2 में करंट को क्या लिखेंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, आई रूट मीन स्क्वायर। तो इसका मतलब इक्वेशन 2 हमारे पास क्या बन जाएगी, करंट की जगह लिखा रूट मीन स्क्वायर करंट, आई आर एम एस, आई की जगह लिखेंगे आई आर एम एस इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन 100 पाई टी। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, आई आर एम एस इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन 100 पाई टी। देयरफॉर 2 बिकम्स, सिचुएशन 2 लगने पे इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, आई आर एम एस, यहाँ से बनी ना, आई आर एम एस इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन 100 पाई टी इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन 100 पाई इंटू टी। ठीक है, आई रूट मीन स्क्वायर कितना होता है, पीक वैल्यू ओवर अंडर रूट 2। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, पीक वैल्यू, पीक वैल्यू मतलब आई नॉट ओवर अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन 100 पाई टी। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पीक वैल्यू को रूट 2 से डिवाइड करने पे आती है। ये बात अच्छे से दिमाग में रखिए, जब भी मैं आपसे ये कहूँगी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और पीक वैल्यू आपस में कैसे रिलेटेड है, तो अगर मुझे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मुझे पीक वैल्यू को अंडर रूट 2 से डिवाइड करना होगा। अगर मुझे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मुझे पीक वैल्यू को अंडर रूट 2 से डिवाइड करना होगा। ये चीज़ करंट के लिए भी एप्लीकेबल है और वोल्टेज के लिए भी एप्लीकेबल है। सो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आई नॉट दोनों साइड से कैंसिल कर दें और मेरे पास बन जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू साइन 100 पाई टी। सो इस चीज़ को मैं यहाँ लिख देती हूँ। सो दिस बिकम्स 1 ओवर अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 100 पाई इंटू टी। आई नॉट दोनों साइड से हमने कर दिया कैंसिल, कट हो गया जिसको कह दो। ठीक है, अब 1 ओवर अंडर रूट 2 साइन कौन से की वैल्यू होती है, साइन ऑफ 45 डिग्रीज होता है 1 ओवर अंडर रूट 2, साइन ऑफ 100 पाई इंटू टी। अब साइन 45 डिग्रीज को कैसे लिख सकते हैं, पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 100 पाई इंटू टी। पाई साइन दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब एंगल्स भी इक्वल होंगे। पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 100 पाई इंटू टी। पाई दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास टी की वैल्यू बन गई 1 ओवर 400 सेकेंड्स। पाई दोनों तरफ से कट गया, टी की वैल्यू बन गई 1 ओवर 400 सेकेंड्स। अब ये जब करंट रूट मीन स्क्वायर था तब हमारे पास कौन सी वैल्यू आई टाइम की, 1 ओवर 400 सेकेंड्स। इसका मतलब क्या है, मतलब जब इनिशियल टाइम था t 0 था, करंट की वैल्यू 0 थी, और जब टाइम 1 ओवर 400 सेकेंड्स हुआ, मतलब 1 सेकेंड का 1 ओवर 400 पार्ट, तब करंट अपनी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पे पहुंच गया था। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मतलब आई नॉट ओवर रूट 2 पे पहुंच चुका था। और उसने हमें कहा है कि कितना टाइम लगा इस सब में, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स वैल्यू फ्रॉम 0 टू रूट मीन स्क्वायर। इसमें कितना टाइम लगा, तो दोनों टाइम को माइनस कर देते हैं। तो डेल्टा टी मेरे पास क्या आ गया, डेल्टा टी बना टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। डेल्टा टी मेरे पास क्या बना, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। टी फाइनल कितना है 1 ओवर 400 सेकेंड्स, टी इनिशियल कितना है 0 सेकेंड्स। टी इनिशियल कितना है हमारे पास 0 सेकेंड्स। सो ये मेरे पास बना 1 ओवर 400 सेकेंड्स। तो कितना टाइम लगा करंट को 0 सेकेंड से रूट मीन 0 वैल्यू से रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जाने में, 1 ओवर 400 सेकेंड्स। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 ओवर 4 इंटू 1 ओवर 10 पावर माइनस 2, सॉरी 10 पावर 2, डिनोमिनेटर में 10 पावर 2, तो ये बना 1 ओवर 4 इंटू 10 पावर माइनस 2। 10 पावर माइनस 2 बन गया, जब हम डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएंगे 10 पावर माइनस 2 बन गया। 1 ओवर 4 को हम लिख सकते हैं 0.25, 0.25 इंटू 10 पावर माइनस 2। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 3 सेकेंड्स।
जिससे हम 10⁻³ है तो मतलब मिली बन गया, 2.5 मिली सेकेंड्स। अब आप कहेंगे इतनी मेहनत क्यों की? ये इसलिए की कि बुक में जो आंसर है, HC वर्मा का एक्सरसाइज क्वेश्चन है ये, तो आंसर 2.5 मिली सेकेंड्स लिखा है, तो उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए हमने इसको 2.5 मिली सेकेंड्स की फॉर्म में आंसर लिखा। क्या हम इसे 1/400 सेकेंड्स तक रहने दे सकते हैं? बिल्कुल। अगर आप 1/400 सेकेंड्स लिखेंगे तब भी बिल्कुल ठीक है, 2.5 मिली सेकेंड्स लिखेंगे तब भी बिल्कुल ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन MCQs की फॉर्म में आता है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको ऑप्शन में कौन सी वैल्यू गिवन है, आप उस हिसाब से इसका आंसर देंगे। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेज द हाउस होल्ड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is at 220 volts root mean square value and 50 hertz. Find the peak voltage and the least possible time in which the voltage can change from the root mean square value to 0. पहले तो ये क्वेश्चन समझो और इस क्वेश्चन से एक सीखने वाली बात है। क्वेश्चन कहता है कि द हाउस होल्ड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज एट 220 वोल्ट्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। यहाँ से ये क्वेश्चन से हमें एक चीज़ सीखने को मिली है कि जो भी हमारे घर पे सप्लाई आ रही है, जो हाउस होल्ड सप्लाई होती है, वो 220 वोल्ट की होती है और वो उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। सो आपको किसी भी क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में तो उसने गिवन है कि 220 वोल्ट है और उसने ब्रैकेट में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू दे दिया। 99% केसेस में क्वेश्चंस में ये वैल्यू साथ में नहीं लिखी होती कि ये एक रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। आपको ये पता होना चाहिए। आपको क्वेश्चंस में ज़्यादातर इस तरह से दिया जाता है कि हाउस होल्ड सप्लाई इज 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो 220 वोल्ट है ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है और 50 हर्ट्ज क्या है? फ्रीक्वेंसी। हमें यूनिट से भी पता चल रहा है कि ये एक फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि कभी भी हाउस होल्ड सप्लाई की बात की जाए, घर में आने वाली बिजली की बात की जाए, वहाँ वोल्टेज की जो वैल्यू है वो रूट मीन स्क्वायर होती है और वो रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू होती है 220 वोल्ट्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। फाइंड द पीक वोल्टेज एंड द लीस्ट पॉसिबल टाइम इन विच द वोल्टेज कैन चेंज फ्रॉम द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू टू 0। पहली बात तो आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू दी गई है वोल्टेज की, तो आपको पीक वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब आपको V0 फाइंड करना है। सो V0 हमें फाइंड करना है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज फाइंड करनी है। दूसरी बात, लीस्ट पॉसिबल टाइम इन विच द वोल्टेज कैन चेंज फ्रॉम द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू टू 0। वो टाइम पता करना है जिसमें वोल्टेज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू से 0 वैल्यू पे जाती है। सो ये दो चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। वोल्टेज का रिलेशन होता है ऑल्टरनेटिंग करंट वाले केस में V इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी। आप कहेंगे यही रिलेशन तो हमने करंट में पढ़ा था। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, यही रिलेशन करंट में होता है। I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी होता है एंड V इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी होता है। अब आपको फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन है न्यू की वैल्यू, जिसे आप एफ भी लिख सकते हो। सो न्यू इज गिवन एज 50 हर्ट्ज। हर्ट्ज यूनिट से हमें पता चला, ज़्यादातर कई बार हमें कोई चीज़ स्टेटमेंट से, मतलब सेंटेंस से क्लियर ना हो तो यूनिट से पता कर लिया करें। तो हर्ट्ज है तो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज गिवन है, तो ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ओमेगा होता है 2 पाई टाइम्स द लीनियर फ्रीक्वेंसी। सो 2 पाई इंटू 50 मतलब 100 पाई है हमारे पास ओमेगा की वैल्यू। अब क्या करना पड़ेगा, अब इस ओमेगा की वैल्यू को V में पुट कर दें। सो मेरे पास बना V इज इक्वल्स टू V0 साइन ऑफ 100 पाई इंटू टी। अब ये वो वोल्टेज की वैल्यू है जिसके साथ हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू से ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट की और उस वैल्यू को वोल्टेज की वैल्यू में पुट किया, तो हमारे पास जो इक्वेशन आई उस इक्वेशन के साथ हम डील करेंगे। अब पहला पार्ट था क्वेश्चन का कि हमें पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज फाइंड करनी है। तो हमें गिवन वैल्यू कौन सी है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। कितनी वैल्यू है गिवन, 220 वोल्ट की। तो V रूट मीन स्क्वायर हमें गिवन है 220 वोल्ट। ठीक है, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे आती है, पीक वैल्यू को √2 से डिवाइड करके। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे आएगी, पीक वैल्यू को √2 से डिवाइड करके। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे आएगी,
बिल्कुल ठीक, पीक वैल्यू को √2 से डिवाइड करके। सो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आई, पीक वैल्यू को √2 से डिवाइड किया, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 220, पीक वैल्यू को √2 से डिवाइड किया तो पीक वैल्यू बनी 220 √2। ये भी ठीक है, या आप इसे √2 की वैल्यू लिखिए 1.414, तो इसे मल्टीप्लाई कर लें, ये बना करीबन 311.08 वोल्ट। अब आप कहेंगे अरे इतनी जल्दी कर लिया, क्योंकि कैलकुलेटर ने किया ना, इसलिए इतनी जल्दी हो गया। कैलकुलेटर की हेल्प से आई डिड 220 इंटू 1.414, दिस इज 311.08 वोल्ट्स, जिसे आप 0.0 है इसलिए आप इसे अप्रॉक्सीमेटली 311 वोल्ट्स भी कह सकते हैं। तो ये कौन सी वैल्यू आई जो क्वेश्चन में उसने फर्स्ट पार्ट पूछा था, फाइंड द पीक वोल्टेज। तो पीक वोल्टेज का आंसर आ गया है 311.08 वोल्ट्स या 311 वोल्ट्स, दोनों ही आंसर ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन हम MCQs की फॉर्म में अगर हमें क्वेश्चन आए, आपको उसने ये क्वेश्चन किया हो कि घर में जो सप्लाई आती है उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या है, वो आपको पता होनी चाहिए 220 वोल्ट्स, उसकी पीक वैल्यू क्या है 311.08 वोल्ट्स, ये भी आपको पता होनी चाहिए। हमारे घर में जो वोल्टेज की सप्लाई आ रही है वो 220 वोल्ट्स, AC के साथ जो स्टेबलाइजर लगे होते हैं उस पर बार बार दिखाता रहता है 210 वोल्ट्स, 220 वोल्ट्स, 212 वोल्ट्स, तो उसकी जो एवरेज वैल्यू है वो 220 वोल्ट्स हम ले लेते हैं, तो वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। और उसकी पीक वैल्यू कितनी होती है 311 वोल्ट्स या 311.08 वोल्ट्स। तो आप देखें कि 220 वोल्ट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है और उस वोल्टेज की पीक वैल्यू है करीबन 311 वोल्ट की। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे चलें। फाइंड द लीस्ट पॉसिबल टाइम इन विच द वोल्टेज कैन चेंज फ्रॉम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू टू 0। अब वोल्टेज ने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू से 0 पे जाना है वोल्टेज ने। सो हमारे पास वोल्टेज की इक्वेशन है ये वाली, इसी के साथ हमने डील करना है। इसमें अब क्या करेंगे, एक बार वोल्टेज की वैल्यू को रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेंगे और एक बार वोल्टेज की वैल्यू को 0 लेंगे, और दोनों के केस में हम टाइम कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे पिछले केस में किया था, करंट के साथ टाइम कैलकुलेट किया था और फिर उस टाइम को फाइनल को इनिशियल में से माइनस कर दिया था। तो बिल्कुल वही काम करेंगे, हम इक्वेशन 1 के साथ डील करने लगे हैं। इक्वेशन 1 है V इज इक्वल्स टू V0 साइन 100 पाई टी। इस इक्वेशन में सिचुएशन 1 में हमें पोटेंशियल बोला है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो इस सिचुएशन 1 में V की जगह क्या पुट कर देंगे, V रूट मीन स्क्वायर। जब इस V की जगह V रूट मीन स्क्वायर लिखा तो क्या बन गया, V रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल्स टू V0 साइन 100 पाई इंटू टी। V रूट मीन स्क्वायर कितना होता है, पीक ओवर √2। बिल्कुल ठीक, रूट मीन स्क्वायर क्या होता है, पीक ओवर √2। और राइट हैंड साइड पे सिचुएशन V0 साइन 100 पाई टी, वही लिख दिया V0 साइन 100 पाई इंटू टी। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से V0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो मेरे पास बना 1 ओवर √2 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 100 पाई इंटू टी। सो 1 ओवर √2 के लिए हम लिख सकते हैं साइन π/4, जैसा कि पिछले केस में भी किया था फर्स्ट क्वेश्चन में 100 पाई इंटू टी। सो एंगल्स को इक्वेट कर देंगे, साइन की वैल्यू इक्वेट है मतलब एंगल्स भी इक्वेट करेंगे। π/4 बना 100 पाई इंटू टी, दोनों तरफ से पाई कट गया, टी की वैल्यू बन गई 1 ओवर 400 सेकेंड्स। मतलब अगर V रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू है, अगर V की वैल्यू है V रूट मीन स्क्वायर, तो कितने टाइम पे है, 1 ओवर 400 सेकेंड्स पे। सो 1 ओवर 400 सेकेंड्स पे जो हमारे पास पोटेंशियल है वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल है। सिचुएशन 2 में ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ने किस वैल्यू पे जाना है, 0 पे। सो पोटेंशियल की जगह, यहाँ पे पोटेंशियल की जगह क्या लिखेंगे, 0। तो V जो है वो 0 बन गया व्हेन V इज इक्वल्स टू 0। जब V 0 बना, कौन सी इक्वेशन देखनी है, जो मैंने आपसे कहा था फाइनल इक्वेशन। यहाँ पे V की जगह क्या पुट किया, 0, तो ये बन गया 0 इज इक्वल्स टू V0 साइन 100 पाई टी। क्या बना, 0 इज इक्वल्स टू V0 साइन 100 पाई टी। सो लिख लेते हैं 0 इज इक्वल्स टू V0 साइन 100 पाई इंटू टी। सो यहाँ पे
कौन से साइन की वैल्यू ज़ीरो होती है, साइन 0 डिग्रीज जो है वो ज़ीरो होता है, बना V0 साइन 100 पाई इंटू टी। दोनों साइन की वैल्यूज़ को इक्वेट कर दें, साइन 0 डिग्रीज इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 100 पाई इंटू टी। सो एंगल्स इक्वेट कर दें, 0 इज इक्वल्स टू 100 पाई इंटू टी। टी की वैल्यू क्या बन गई, 0। ये टी 0 पे वी की वैल्यू है 0। सो ये फाइनल टाइम है। तो उसने क्वेश्चन किया है वो लीस्ट पॉसिबल टाइम जिसमें वोल्टेज जो है वो रूट मीन स्क्वायर से 0 जाएगी। तो टाइम का डिफरेंस देखना हमने। तो डेल्टा टी मेरे पास बन गया टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। यही काम हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। टी फाइनल है, फाइनल मतलब जो सिचुएशन सेकंड नंबर पे हमें दी थी, ये इनिशियल सिचुएशन, ये फाइनल सिचुएशन। इनिशियल सिचुएशन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वाली, फाइनल सिचुएशन जहाँ पे पोटेंशियल 0 हो जाए। पोटेंशियल 0 हो रहा है टी 0 पे, तो फाइनल टाइम हो गया टी 0। इनिशियल टाइम 1/400 सेकेंड। सो इनिशियल टाइम मेरे पास बना 1/400 सेकेंड। सो यहाँ पे लिख दिया 1/400। सो ये मेरे पास टाइम बना फाइनल माइनस इनिशियल। तो टाइम नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो मैग्नीट्यूड ले लेते हैं 1/400 सेकेंड्स, जैसा कि पिछले केस में किया था। इसे हम 2.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स या 2.5 मिली सेकेंड्स भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास करंट 0 से रूट मीन स्क्वायर पिछले क्वेश्चन में 2.5 मिली सेकेंड्स में ही जा रहा था, या 1/400 सेकेंड्स में। और इस केस में पोटेंशियल की वैल्यू 0 से रूट मीन स्क्वायर से 0 2.5 मिली सेकेंड्स में ही जा रही है। सो ये हमने 2 क्वेश्चंस किए, जिसमें से एक करंट के लिए था, एक पोटेंशियल के लिए, वोल्टेज के लिए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। अ बल्ब रेटेड 60 वॉट, एक बल्ब जिसके ऊपर पावर के लिए वैल्यू लिखी है 60 वॉट एट 220 वोल्ट्स इज कनेक्टेड अक्रॉस ए हाउस होल्ड सप्लाई ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट। आपको मैंने कहा था जब भी घर की बात हो, हाउस होल्ड सप्लाई की बात हो, तो जो पोटेंशियल है 220 वोल्ट वो रूट मीन स्क्वायर होता है, या रूट मीन स्क्वायर पोटेंशियल कितना की वैल्यू क्या होती है, 220 वोल्ट। तो ये हमारे पास जो वैल्यू दी गई है ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। और ये जो वॉट्स लिखे हैं, तो वॉट किसके यूनिट होते हैं, पावर के, तो ये पावर है। ठीक है, तो उसने कहा है बल्ब जो जिसके ऊपर 60 वॉट लिखा हुआ है 220 वोल्ट के ऊपर काम कर रहा है, और घर की सप्लाई 220 वोल्ट है, मतलब ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। कैलकुलेट द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू द फिलामेंट। कैलकुलेट द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू द फिलामेंट। तो पहले पावर और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, अब इसका क्या करें, तो पहले लिख लेते हैं कि V रूट मीन स्क्वायर हमें गिवन है 220 वोल्ट का, और पावर हमें गिवन है 60 वॉट की। अच्छा, पावर और V रूट मीन स्क्वायर को देखते ही दिमाग में आ जाता है कि अच्छा ये पावर का फॉर्मूला यूज होना होगा, जो होता है V रूट मीन स्क्वायर I रूट मीन स्क्वायर कॉस फाई। पावर का फॉर्मूला V रूट मीन स्क्वायर I रूट मीन स्क्वायर कॉस फाई। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज को रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट से मल्टीप्लाई करना, और साथ में पावर फैक्टर कॉस फाई। अच्छा जी, अब आप कहेंगे कि इस सबका क्या करें। अब यहाँ पे सिर्फ एक बल्ब कनेक्टेड है। क्वेश्चन दोबारा से पढ़ते हैं। अ बल्ब रेटेड दिस मच वैल्यू इज कनेक्टेड अक्रॉस ए हाउस होल्ड सप्लाई ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। कैलकुलेट द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू द फिलामेंट। और कुछ कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ बल्ब कनेक्टेड है। तो बल्ब जो है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से, और सेंटर में एक वायर लगी होती है। तो ये एक वायर, मतलब एक बल्ब को हम वायर की तरह से देख सकते हैं। तो वायर क्या करती है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। तो क्या मैं इसको एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट कह सकती हूँ। प्योर रेजिस्टिव सर्किट का मतलब जिसमें कोई इंडक्टर नहीं है, कोई कैपेसिटर नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टर लगा हुआ है या रेजिस्टेंस वाली वायर लगी हुई है। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन में हमें बल्ब की बात की गई है, उसने चालाकी से हमें प्योर रेजिस्टिव सर्किट दिया है। ठीक है, तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए कॉस फाई क्या होता है, 1। तो चलो भाई, पावर का फॉर्मूला मेरे पास बन गया V रूट मीन स्क्वायर I रूट मीन स्क्वायर।
अच्छा जी, अब मेरे पास पावर की वैल्यू है, ज़रा देखो क्वेश्चन में। जी हाँ, पावर है कितना, 60 वॉट। क्या वी रूट मीन स्क्वायर है, बिल्कुल है, 220 वोल्ट। तो चलो वैल्यूज पुट करते हैं। पावर की वैल्यू 60 वॉट, वी रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू 220 वोल्ट और करंट रूट मीन स्क्वायर। तो करंट रूट मीन स्क्वायर बना 60/220। तो चलो भाई ये बना 3/11 एम्पेयर। वेरी गुड। तो इसका मतलब आंसर आ गया। तो देखते हैं कि मुझे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था। पूछा गया था मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू द फिलामेंट। तो ये हमारे पास वैल्यू आई रूट मीन स्क्वायर करंट की। रूट मीन स्क्वायर करंट इंस्टेंटेनियस नहीं होता। इंस्टेंटेनियस करंट कौन सा होता है, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट होता है पीक करंट और ये जो I होता है ये इंस्टेंटेनियस करंट होता है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t। किसी t इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर जो करंट होता है वो I होता है। इसका मतलब जो I रूट मीन स्क्वायर मैंने कैलकुलेट किया है वो इंस्टेंटेनियस करंट नहीं है। तो चलो इंस्टेंटेनियस करंट की बात करते हैं। I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, एक और कॉम्प्लिकेशन, उसने कहा है मैक्सिमम वैल्यू चाहिए मुझे इस इंस्टेंटेनियस करंट की। इस इंस्टेंटेनियस करंट की मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अगर मुझे इस करंट की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए वो कब पॉसिबल है, अगर साइन ओमेगा टी मैक्सिमम हो जाए, क्योंकि आई नॉट तो पहले पीक वैल्यू है। अगर मुझे इंस्टेंटेनियस करंट की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए वो कैसे पॉसिबल है, अगर साइन ओमेगा टी मैक्सिमम हो जाए। आई नॉट तो पहले से ही पीक वोल्टेज है, सॉरी पीक करंट है, वो तो पहले से ही मैक्सिमम है, वो पहले से पीक वैल्यू है। तो अगर मुझे ये करंट इंस्टेंटेनियस करंट जो है वो मैक्सिमम चाहिए, वो तभी पॉसिबल है अगर साइन ओमेगा टी मैक्सिमम हो जाए। और साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू है 1। इसका मतलब ये है कि करंट अगर मेरे पास आई नॉट इंटू 1 यानी आई इज इक्वल्स टू आई नॉट हो जाए, तब हम कहेंगे कि ये मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट है। सो इसका मतलब आई की वैल्यू क्या हो जाए, आई नॉट। नाउ वैल्यू पता करनी है। वैल्यू तो मेरे पास है नहीं आई नॉट की, मेरे पास रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू है। मेरे पास आई रूट मीन स्क्वायर है 3/11 एम्पेयर। तो क्या उससे आई नॉट कैलकुलेट किया जा सकता है। तो वही गाना दोबारा गाएं। रूट मीन स्क्वायर क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू ओवर अंडर रूट 2। रूट मीन स्क्वायर क्या होता है, पीक वैल्यू ओवर अंडर रूट 2। तो ये बना 3/11। तो पीक वैल्यू क्या बनी, 3√2/11। तो आप इसको अगर 1.414 से मल्टीप्लाई करना चाहें आपकी इच्छा है। अब क्योंकि कैलकुलेटर बेचारा आज ड्यूटी पे है तो हम कर लेते हैं। ये बना 4.242/11। ये बन गया 0.3856 और जो कि बना 0.39 एम्पेयर। आई नॉट बन गया ये। और ये आई नॉट क्या था, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट। तो ये बन गया 0.39 एम्पेयर। ये हमारे पास क्या बना, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट। तो क्वेश्चन में भी यही था, कैलकुलेट द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू द फिलामेंट। तो फिलामेंट में से मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट कैसे आया, कितना आया, 0.39 एम्पेयर। ठीक, सो 0.39 एम्पेयर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो आज एक गाना क्या सीखा हमने कि रूट मीन स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते हैं, पीक ओवर अंडर रूट 2। रूट मीन स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते हैं, पीक ओवर अंडर रूट 2। तो चलो एक गाना तो सीख लिया, अब एक और गाना गवाएंगे आपसे। तो क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज डिजाइंड टू ऑपरेट एट 12 वोल्ट्स डीसी। एक इलेक्ट्रिक बल्ब, फिर से बल्ब, इज डिजाइंड टू ऑपरेट एट 12 वोल्ट्स डीसी। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसे डिज़ाइन किया गया है कि वो डीसी पे काम करे, 12 वोल्ट के डीसी के ऊपर काम कर रहा है। इफ़ दिस बल्ब इज़ कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स। अब डिज़ाइन किया गया था डीसी पे काम करने के लिए, कनेक्ट कर दिया एसी के साथ, एंड गिव्स नॉर्मल ब्राइटनेस, और वो ब्राइटनेस भी दे रहा बड़ी नॉर्मल सी। व्हाट वुड बी द पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स। सोर्स की पीक वोल्टेज मतलब V0 क्या है, सोर्स की पीक वोल्टेज क्या है वो हमें पता करनी है।
तो भाई और बहनों सीधा सीधा हमें ये नज़र आ रहा है कि डीसी और एसी हैं यहाँ पे। तो हमें क्वेश्चन में ये दिया गया है कि कितने पोटेंशियल डीसी पे बल्ब ऑपरेट कर सकता है, 12 वोल्ट पे, और लेकिन उससे काम करवाया गया एसी के ऊपर। तो अब डीसी गिवन है और आंसर जो है वो हमें एसी में पूछा गया है, तो डीसी और एसी में कुछ रिश्ता ढूंढना पड़ेगा। अब बताइए ये रिश्ता क्या कहलाता है, बताइए। ये रिश्ता कहलाता है रूट मीन स्क्वायर। तो आगे से कभी भी मैं आपसे ये पूछूं कि डीसी और एसी का रिश्ता क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, रूट मीन स्क्वायर कहलाता है। तो इसका मतलब है कि जो डीसी का पोटेंशियल होगा वो एसी के रूट मीन स्क्वायर पोटेंशियल के इक्वल होगा। करंट के लिए ही भी यही बात एप्लीकेबल है कि जो डीसी का करंट होगा वो एसी के रूट मीन स्क्वायर करंट के इक्वल होगा। तो डीसी और एसी का क्या रिश्ता है, रूट मीन स्क्वायर का रिश्ता है। तो पोटेंशियल डीसी का एसी के रूट मीन स्क्वायर पोटेंशियल के इक्वल होता है। पोटेंशियल ऑफ डीसी इज इक्वल्स टू रूट मीन स्क्वायर पोटेंशियल ऑफ एसी। और करंट के लिए भी बच्चा यही बात एप्लीकेबल है। करंट फॉर डीसी वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट फॉर एसी होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर उसने मुझे डीसी का पोटेंशियल दिया है तो उसने एक्चुअल में मुझे एसी के लिए क्या कौन सा पोटेंशियल दे दिया, रूट मीन स्क्वायर। इसका मतलब क्या मैं रूट मीन स्क्वायर को लिख दूं ये 12 वोल्ट, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलो भाई एक समस्या तो हल हुई कि उसने एसी में सवाल हमें आंसर पूछा था, तो कुछ हमारा सवाल जो है वो एसी में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। तो हमें डीसी का पोटेंशियल 12 वोल्ट गिवन था और हमें ये पता चला कि डीसी और एसी का रिश्ता रूट मीन स्क्वायर का रिश्ता होता है। तो पोटेंशियल ऑफ डीसी एसी के रूट मीन स्क्वायर पोटेंशियल के इक्वल होता है। तो जो गिवन पोटेंशियल था डीसी का उसे मैंने एसी के लिए रूट मीन स्क्वायर पोटेंशियल के इक्वल लिख दिया। अब फिर से वही गाना, रूट मीन स्क्वायर क्या होता है, पीक ओवर अंडर रूट 2। अब यहाँ से तो आप बहुत समझदार हैं, 12 अंडर रूट 2। अब इसके बाद का काम तो कैलकुलेटर भाई ही करेंगे, ठीक है। अब आप ये मत करना कि मैंने कैलकुलेटर यूज़ किया तो आप भी कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो दिस बिकम्स अप्रॉक्सीमेटली 17 वोल्ट, ठीक है। 16.968 है तो मैंने इसको 17 वोल्ट लिख दिया, खत्म, बिल्कुल खत्म। तो हमें यही तो पता करना था, व्हाट वुड बी द पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स, V0 ही तो पता करना था, पता कर लिया। तो सिर्फ दो बातें पता होनी चाहिए थी यहाँ पे कि डीसी और एसी का रिश्ता रूट मीन स्क्वायर का रिश्ता होता है, और दूसरी बात पता होनी चाहिए थी कि रूट मीन स्क्वायर पीक ओवर अंडर रूट 2 होता है। बस ये दो बातें पता है, क्वेश्चन इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़े आसान से सवाल, कंसेप्चुअल से सवाल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीक पावर कंज्यूम्ड बाय अ रेजिस्टिव कॉइल। पावर भी पीक है क्या, ठीक है। तो पीक के लिए या मैक्सिमम के लिए हम क्या नोटेशन यूज करते हैं, नॉट, ठीक है। अगर वोल्टेज मैक्सिमम है तो V0, करंट मैक्सिमम है तो I0, अब पावर मैक्सिमम है या पीक है तो P0। कंज्यूम्ड बाय अ रेजिस्टिव कॉइल व्हेन कनेक्टेड टू एन AC सोर्स इज 100 वॉट। तो P0 की वैल्यू हमें गिवन है, 80 वॉट की वैल्यू गिवन है हमें पीक पावर की। अब उसने क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द कॉइल इन 100 सेकेंड्स। एनर्जी कंज्यूम्ड पता करनी है, सो क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। इन 100 सेकेंड, 100 सेकेंड्स में कितनी एनर्जी कंज्यूम की, विच इज मेनी टाइम्स लार्जर देन द टाइम पीरियड ऑफ द सोर्स। 100 सेकेंड्स में कितनी एनर्जी कंज्यूम की जो कि सोर्स के टाइम पीरियड से बहुत बड़ा है, बहुत लंबा टाइम है उसके लिए, सोर्स के लिए ये बहुत लंबे समय की बात है, मच लार्जर टाइम की बात है। तो क्या इसने ये सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए कहा है, नहीं। एक बात ध्यान से सुनो, जब भी बात बहुत लंबे समय की होगी, बहुत लंबे समय की बात, बहुत ही लंबे समय की बात होगी, तब बात है एवरेज की। जब भी आपको क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा हिंट दिया है
कि बात लंबे समय की हो रही है, बहुत लंबे समय की हो रही है, तो आपने एवरेज की तरफ जाना है। चाहे वो वोल्टेज हो, चाहे वो करंट हो, जैसे यहाँ पे पावर है तो चाहे पावर हो। इसका मतलब उसने एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द कॉइल इन 100 सेकेंड पूछा, विच इज मच लार्जर देन द टाइम पीरियड ऑफ द सोर्स। मतलब हमें एवरेज पावर के लिए काम करना पड़ेगा। पीक गिवन है, एवरेज की बात करनी पड़ेगी। अभी देखते हैं एवरेज पे कैसे जाएंगे। सो ये चीज, पहली चीज जो इस क्वेश्चन से सीखी कि जब भी बात बहुत लंबे समय की होगी, लार्जर टाइम की होगी, बहुत लंबे समय की बात होगी, तब हमें एवरेज वैल्यू लेनी है। अब यहाँ पे पावर की बात बहुत लंबे समय के लिए है तो एवरेज पावर लेंगे। अब एवरेज पावर क्या होती है, अब यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम्ड है तो बिल्कुल ठीक, एवरेज पावर होती है एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। तो एवरेज पावर क्या होती है, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। ये वो बातें हमने लिखी जो हमें इस क्वेश्चन के लिए हेल्पफुल होंगी। सोल्यूशन अभी देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमें जो लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन है, विच इज द सेकेंड लाइन ऑफ द क्वेश्चन, उसमें एक बात थी एवरेज लार्जर टाइम की, तो वहां से हमें पता चला एवरेज पावर लेनी है। तो एनर्जी कंज्यूम्ड का इससे रिलेशन एस्टैब्लिश करते हुए हमें समझ में आया कि एवरेज पावर तो एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम होती है। ठीक है, जिसको मैं इस तरह से लिख लेती हूँ मैथमेटिकली E/T। ठीक है, अब हमें पीक गिवन है। एक गाना हम समझ चुके हैं कि रूट मीन स्क्वायर क्या होता है, पीक ओवर अंडर रूट 2। रूट मीन स्क्वायर होता है पीक ओवर अंडर रूट 2। तो दूसरा गाना सुनो कि एवरेज क्या होता है, चाहे वो करंट के लिए हो, चाहे वो पोटेंशियल के लिए हो, और चाहे यहाँ पे पावर के लिए है। जब एवरेज लेना है वो होता है पीक ओवर 2। रूट मीन स्क्वायर पीक ओवर अंडर रूट 2, एवरेज पीक ओवर 2। रूट मीन स्क्वायर पीक ओवर अंडर रूट 2, एवरेज पीक ओवर 2। ठीक है, सो यहाँ पे पीक हमें गिवन है 80 वॉट्स का, तो 2 कर दे तो 40 वॉट की हमारे पास एवरेज पावर आ गई। तो 40 वॉट की एवरेज पावर है हमारे पास। अब एवरेज पावर है 40 वॉट की, तो क्या वो लिख सकते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम? बिल्कुल लिख सकते हैं। E/T इज इक्वल्स टू 40। टाइम गिवन है क्या, देखिए ज़रा, टाइम गिवन है 100 सेकेंड्स का। 100 सेकेंड्स का टाइम गिवन है, एनर्जी कंज्यूम्ड पता करनी है। फाइंड द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द कॉइल इन 100 सेकेंड्स विच इज मच लार्जर टाइम देन द टाइम पीरियड ऑफ द सोर्स। तो एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, टाइम है 100 सेकेंड्स का, इज इक्वल्स टू 40। तो एनर्जी कंज्यूम्ड कितनी हुई, 4000 जूल या 4 किलो जूल की एनर्जी कंज्यूम्ड हुई। अगर आप ये लार्जर टाइम वाली बात, एवरेज पावर की बात को नहीं कंसिडर करते, आंसर करेक्ट नहीं बनेगा। सो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लें एक बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर इज 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। A parallel plate air capacitor has area 20 centimeter square and plate separation 0.10 millimeter. Find the maximum root mean square voltage of an AC source which can be safely connected to this capacitor. अरे बाबा चक्कर आ गए इस क्वेश्चन को तो देख के। द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर इज 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। आज भी मैंने आपसे एक बात कही कि जब भी हमें सिचुएशन समझ ना आए तो अपना ध्यान यूनिट्स पे भी लेके जाओ। तो अब क्योंकि अगर शायद आपको ये सिचुएशन समझ नहीं आई, तो जब अब मैं दोबारा पढ़ने लगी हूँ तो मैं यूनिट्स को भी बहुत ध्यान से देखने लगी हूँ। द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर इज 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। पोटेंशियल वोल्ट और मीटर डिस्टेंस, तो पोटेंशियल ओवर डिस्टेंस, ठीक है, पोटेंशियल ओवर यूनिट्स डिस्टेंस के मीटर्स, तो ये मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, देखते हैं अभी। ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज़ एरिया गिवन है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का, एंड प्लेट सेपरेशन 0.10 मिलीमीटर। तो प्लेट्स की सेपरेशन स्मॉल d गिवन है, a गिवन है एंड स्मॉल d गिवन है। फाइंड द मैक्सिमम रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज ऑफ एन AC सोर्स। V रूट मीन स्क्वायर फाइंड करना है, V रूट मीन स्क्वायर फाइंड करना है विच कैन बी सेफली कनेक्टेड टू दिस कैपेसिटर। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड करो उस AC सोर्स के लिए जो इस कैपेसिटर के साथ सेफली कनेक्ट किया जा सकता है कि कैपेसिटर खराब ना हो।
अब देखो, अगर आप डाइलेक्ट्रिक वाले कंसेप्ट पे पहुंच गए ये लाइन पढ़ के तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। यूनिट्स देखो, 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। आपको मैं याद दिला दूं कि E इज इक्वल्स टू -dV/dr हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू -dV/dr। वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर है हमारे पास यूनिट्स, तो वोल्ट पर मीटर जो है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर। नेगेटिव साइन यहाँ पे शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। नेगेटिव साइन शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। तो वोल्ट पर मीटर से मुझे ध्यान में आ गया कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है हमें क्वेश्चन में, देखिए 3 × 10⁻6। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। एरिया गिवन है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। 20 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 20 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। प्लेट की सेपरेशन 0.10 mm, तो D की वैल्यू 0.10 mm या 0.1 × 10⁻³ मीटर। तो आपकी इच्छा है आप इसे 1 × 10⁻⁴ मीटर लिखो या अकेला 10⁻⁴ मीटर लिखो। तो ये अलग अलग तरीके बता दिए, आप इनमें से कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो उसने कहा फाइंड द मैक्सिमम रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। तो मैक्सिमम रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज हमने फाइंड करनी है, तो उसके लिए पहले वोल्टेज फाइंड कर लेते हैं, पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन हमें पता है, E इज इक्वल्स टू V/D, पोटेंशियल ओवर सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। ये अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो जो पोटेंशियल होगा बिटवीन द प्लेट्स और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। E इज इक्वल्स टू V/D। पोटेंशियल कितना गिवन है हमें, पोटेंशियल हमें फाइंड करना है, सो V इज इक्वल्स टू E × D बन गया। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 3 × 10⁻6, D भी पता है 10⁻⁻4, तो 3 × 10⁻2 यानी कि 300 वोल्ट का पोटेंशियल आ गया। अब इस पोटेंशियल को आप जैसे मर्जी कन्वर्ट कर लो। अब आप इसको मैक्सिमम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में कन्वर्ट कर लो। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे आती है, वही गाना अब आप गाएंगे, मैं नहीं गाऊंगी। V रूट मीन स्क्वायर मतलब p/√2। रूट मीन स्क्वायर मतलब p/√2। तो हमारे पास कितनी वैल्यू है पीक की, 300/√2। तो 300/√2 लिख दो, चाहे आप इसको 300/√2/2 कर दो, मतलब 150/√2 लिख दो, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 150 × 1.414। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है करीबन 210 वोल्ट। सो 210 वोल्ट हमारे पास आई V रूट मीन स्क्वायर और 300 वोल्ट आया पीक वोल्टेज। अगर वो आपको ये क्वेश्चन रूट मीन स्क्वायर की बजाय पीक वोल्टेज के लिए पूछता तो वो यहीं पे ख़त्म हो जाना था 300 वोल्ट पे। अब क्योंकि उसने आपको रूट मीन स्क्वायर के लिए वैल्यू पूछी है तो वही गाना गा दीजिए, रूट मीन स्क्वायर मतलब p/√2। सो इस क्वेश्चन को देख लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। This is the last question of today's class. The current in a discharging LR circuit is given by I is equals to I0 e⁻⁻t/τ. Discharging LR circuit में करंट की ये वैल्यू है, ये हमें पता ही होनी चाहिए। सो वेयर टाउ इज द टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ द सर्किट, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो उसने क्वेश्चन किया है कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर करंट फॉर द पीरियड t इज इक्वल्स टू 0 to t इज इक्वल्स टू टाउ। t इज इक्वल्स टू 0 से t इज इक्वल्स टू टाउ के टाइम पीरियड में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट हमें फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन ये है कि डिस्चार्जिंग LR सर्किट के साथ हम काम कर रहे हैं और t इज इक्वल्स टू 0 से t इज इक्वल्स टू टाउ के टाइम पीरियड में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट फाइंड करनी है। तो फाइंड क्या करना, देखो कुछ भी गिवन नहीं है तो फिर हमें एक बिल्कुल ही ओरिजिनल तरीके के साथ चलना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक इक्वेशन गिवन है।
अब रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जब हमने थ्योरी में रूट मीन स्क्वायर पढ़ा तो रूट मीन स्क्वायर कैसे करते हैं? पहले स्क्वायर करते हैं, ठीक है, पहले स्क्वायर करते हैं, फिर उन वैल्यूज़ का मीन लेते हैं और फिर रूट करते हैं, तो वो बनता है रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर जब भी करते हैं, चाहे वो करंट का हो, वोल्टेज का हो, तो पहले स्क्वायर करते हैं, फिर मीन लेते हैं वैल्यूज़ का और फिर उनका रूट लेते हैं। रूट मतलब अंडर रूट लेते हैं। तो यही काम अब हम यहाँ पे करने वाले हैं करंट की इस वैल्यू के लिए। सो करंट की वैल्यू हमें गिवन है I इज इक्वल्स टू आई नॉट ई पावर माइनस टी बाई टाउ। टाउ क्या है? टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। अब इसको सबसे पहले क्या करेंगे? स्क्वायर। स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर ई पावर माइनस टू टी बाई टाउ। सो इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लेते हैं। ठीक जी, अब हमारे पास करंट का स्क्वायर हो चुका है। अब क्या लेना है? मीन। मीन कह लो या इसको आप एवरेज भी कह सकते हो, ठीक है। उसका मीन लेना है या एवरेज लेनी है। अब जब हमने करंट की डेरिवेशन की थी मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट के लिए, तब हमने वहाँ पे एवरेज वैल्यू ली थी, जिसके लिए करंट के ऊपर या तो बार लिखा था या इस तरह से उसे ब्रैकेट में लिया था। तो वो कैसे कैलकुलेट किया था? इंटेग्रेशन ऑफ आई डी टी फ्रॉम ज़ीरो टू सम टाइम पीरियड टी ओवर इंटेग्रेशन ऑफ डी टी फ्रॉम ज़ीरो टू द सेम टाइम पीरियड टी, और डिनोमिनेटर में ये बन गया था 1/t इंटेग्रल 0 टू टी आई डी टी। अब आप कहोगे ये आप कैसे लिख रहे हो? ये डेरिवेशन जब हमने की थी, जब हमने वैल्यू फाइंड की थी मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट के लिए, तब हमने ये इस तरह से हमने समझा था कि करंट की मीन या एवरेज वैल्यू कैसे लेनी है, ऐसे लेनी है। दिस इज द वे टू डू द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। करंट की मीन या एवरेज वैल्यू इस तरीके से लेते हैं, इंटेग्रेशन ऑफ आई डी टी ओवर इंटेग्रेशन ऑफ डी टी। तो मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट कैसे फाइंड करते हैं? हम रेशो लेते हैं इंटेग्रेशन ऑफ आई डी टी की डी टी की इंटेग्रेशन के साथ। मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? या तो ऊपर बार लगाएंगे या इस तरह से ब्रैकेट में लिखेंगे। और इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? इंटेग्रेशन ऑफ आई डी टी ओवर इंटेग्रेशन ऑफ डी टी। ठीक है जी। अब इस चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब हम इसे इक्वेशन नंबर 2 के लिए यूज़ करने लगे हैं, क्योंकि स्क्वायर लेने के बाद हमें मीन करना है। तो स्क्वायर ले लिया, मीन करते हैं, तो ये बना आई स्क्वायर बार, तो मतलब मीन ले लिया या एवरेज ले ली, या आई स्क्वायर के साथ ऐसे लिख लीजिए ब्रैकेट में। तो ये कैसे बनेगा? इंटेग्रेशन ऑफ आई डी टी, मतलब जो करंट की वैल्यू है आई नॉट का स्क्वायर ई पावर माइनस टू टी बाई टाउ डी टी ओवर इंटेग्रेशन ऑफ डी टी, ओवर इंटेग्रेशन ऑफ डी टी। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड किसके लिए? 0 टू टाउ के लिए। टाइम पीरियड 0 टू टाउ के लिए, 0 से टाउ के लिए। ठीक जी। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। आई नॉट स्क्वायर एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि एक पीक वैल्यू है, तो इसको इंटेग्रेशन से बाहर लिख लिया। आई नॉट का स्क्वायर इंटेग्रेशन 0 टू टाउ ई पावर माइनस टू टी बाई टाउ डी टी ओवर इंटेग्रेशन ऑफ डी टी फ्रॉम 0 टू टाउ। अब इंटेग्रेशन ऑफ डी टी क्या बन गया? टी, और न्यूमिनेटर की इंटेग्रेशन, इन दोनों इंटेग्रेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये बना हमारे पास आई नॉट का स्क्वायर इंटेग्रेशन ऑफ ई पावर थीटा, तो ये बन गया ई पावर माइनस टू टी बाय टाउ एज इट इज ओवर -2 बाई टाउ डी टी बाई डी टी 1 बन गया। सो डिनोमिनेटर में इंटू 1 ओवर, अब ये मैं इंटेग्रेशन ऑफ डी टी लिखने लगी हूँ, वो बनी टी फ्रॉम 0 टू टाउ, और ये भी है फ्रॉम 0 टू टाउ। सो ये जो वैल्यू है ये न्यूमिनेटर के लिए है, और ये जो वैल्यू है ये डिनोमिनेटर वाली अलग अलग करके लिखी है। ठीक, अब हमने क्या किया? अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आई नॉट का स्क्वायर, अब ये -2 बाय टाउ, इसको हम ये ब्रैकेट से बाहर कर लेते हैं, तो ये बना माइनस साइन 2, और टाउ जो है वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर था, तो वो न्यूमिनेटर में चला गया। सो ये बना मेरे पास ई पावर -2 टी बाय टाउ फ्रॉम 0 टू टाउ इंटू 1 ओवर टी फ्रॉम 0 टू टाउ।
अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, बस और कुछ नहीं है। आई नॉट स्क्वायर टाउ बाय 2। अब करना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट पहले टाउ पुट करेंगे, ई पावर माइनस 2 टाउ बाय टाउ माइनस ई पावर 0 ओवर टी मतलब टाउ माइनस 0। सो ये बन गया माइनस आई नॉट स्क्वायर टाउ बाय 2 एंड टाउ बाय टाउ जो है वो 1 बन गया। सो ई पावर माइनस 2 और एनीथिंग रेज टू पावर 0 होता है 1, तो ई पावर माइनस 2 माइनस 1 ओवर टाउ माइनस 0 मतलब टाउ। ये टाउ कट गए, मेरे पास बना माइनस आई नॉट स्क्वायर बाय 2 ई पावर माइनस 2 माइनस 1। आप इसे ऐसे भी रहने दे सकते हैं, या आप अगर नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब करना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस आई नॉट स्क्वायर बाय 2 और इसको लिख दिया 1 माइनस ई पावर माइनस 2, तो एक माइनस साइन बाहर आ गया तो वो प्लस बन गया। सो ये बना आई नॉट स्क्वायर बाय 2 1 माइनस ई पावर माइनस 2। यहाँ से हमारे पास बना आई नॉट स्क्वायर बाय 2 1 माइनस ई पावर माइनस 2। अब हमने क्या करना है, अब हम इसकी वैल्यू को स्क्वायर कर चुके हैं, मीन कर चुके हैं, अब करना है रूट। अब इस एवरेज वैल्यू का रूट करना है। अब इस एवरेज वैल्यू को रूट करेंगे। आई स्क्वायर का मीन था, अब उसका अंडर रूट लेना है, तो अंडर रूट लेंगे जब, तो इसका अंडर रूट इस तरह से आ जाएगा। ये बना आई नॉट स्क्वायर बाय 2 1 माइनस ई पावर माइनस 2 का अंडर रूट, इसका अंडर रूट लेंगे। ये बन गया आई स्क्वायर के मीन का रूट, आई स्क्वायर के मीन का रूट, जिसको हम क्या कह सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, जिसको क्या कहा जा सकता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। और इधर क्या बन गया, आई नॉट के स्क्वायर जब अंडर रूट से बाहर आया तो आई नॉट और अंदर बच गया 1 माइनस ई पावर माइनस 2 ओवर 2 का अंडर रूट। ये क्या है मेरे पास, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। ये मेरे पास है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। और उसने यही फाइंड करने के लिए कहा था, उसने कहा था कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर करंट फॉर द पीरियड t 0 टू टाउ। तो हम 0 टू टाउ के पीरियड में ही कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये रूट मीन स्क्वायर करंट है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको लिखने का और तरीका देख लेते हैं। देखिए ये मेरे पास वैल्यू आई है ना, ये वैल्यू आई है मेरे पास आई रूट मीन स्क्वायर की आई नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस 2 ओवर 2 का अंडर रूट। ठीक है जी, इसको और कैसे लिखा जा सकता है, आई नॉट ई की पावर 2 माइनस 1 ओवर 2 ई पावर 2 का अंडर रूट, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे से ऐसे भी लिख सकते हैं, आई नॉट बाई ई स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आया, आई नॉट बाई ई पावर 2 माइनस 1 ओवर 2 अंदर आ गया, उसका अंडर रूट। इनमें से किसी भी तरह से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको MCQs की फॉर्म में आता है, कोई ऑप्शंस गिवन है, तो आप ये देख सकते हैं कि इनमें से कौन सी ऑप्शन आपको गिवन है। आज हमने ऑल्टरनेटिंग करंट के कुछ न्यूमेरिकल्स किए हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। कीप प्रैक्टिसिंग स्टूडेंट्स।